सबसे पहले तो रोहित पुड़ैल के लिए जी हाँ डेली विकेट की तरफ से व्हाट एन इनिंग, जी हाँ आउटस्टैंडिंग इनिंग उनकी रही है रोहित पुड़ैल को, इसलिए सबसे पहला जो क्रेडिट जाएगा आज का डेली विकेट की तरफ से वो उनको जाता है। हैट्स ऑफ है रोहित पुड़ैल आपकी इनिंग को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आउट हुए बस वही एक तरीका था रोहित पुड़ैल जैसे मास्टर क्लास परफॉर्मेंस को आज आउट करने का। आगे एनालिसिस में जरूर इसकी बात करेंगे, लेकिन कांग्रेचुलेशंस रोहित पुड़ैल, जबरदस्त इनिंग थी वो। पीएनजी वर्सेस नेपाल की जी आज पहला मैच हुआ, फर्स्ट ओडीआई। और एक और सबसे पहली चीज जो ये कह रहे थे बहुत सारे, जब ये सीरीज अनाउंस हुई थी तो काफी चर्चा हुई थी कि बहुत कमजोर टीम है, इतना मजा नहीं आएगा कि इतनी हर बार आप छोटी टीमों को बुलाते हैं वगैरह वगैरह, दुनिया भर की चीजें यहाँ पर कही गई थी। लेकिन जिस तरह का मैच देखने को मिला है, जिस तरह की परफॉर्मेंस पीएनजी ने दिखाई है, आंखें खोल के रख दी है। पहला रिएक्शन आपका? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है अब वर्ल्ड क्रिकेट लीग में कहीं ना कहीं कि इस तरीके की टीम अब उभर गई है, और उभर गई है एक्चुअली में। बहुत अच्छा हो गया है क्रिकेट पीएनजी का, जो भी उन्होंने ट्रेनिंग की है, जो भी उन्होंने अपने प्लेयर्स को भरा है, कुछ एक दो प्लेयर नए भी आए हैं और पुराने प्लेयरों की फॉर्म कहीं ना कहीं वापस आई है टीम में। ये शानदार पीएनजी नजर आ रही है, क्या फील्डिंग, क्या बैटिंग, क्या बॉलिंग, और ये सभी के लिए सरप्राइज है। इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग में अब आगे हमें और बड़े बड़े सरप्राइज देखने को मिलेंगे पीएनजी की तरफ से। बिल्कुल। अब यहाँ पर बात अगर करें तो पीएनजी की आज पहले बैटिंग थी, यहाँ टीयू ग्राउंड पे आज टॉस जीता संदीप लामिछाने ने और पहले फील्डिंग करने का वहां पर फैसला लिया। यहाँ पर क्लियरली कहना होगा कि एक और डिफेंसिव डिसीजन जो है वो कैप्टन की तरफ से लिया गया। अगर आप इस मैच में बैटिंग पहले लेते, मैं ये जीत हार की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा, एक आपकी बैटिंग को टेस्ट के तौर पर अगर आप लेते तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप टॉस जीतकर पहले बैटिंग के लिए जाते तो आपके बैट्समैन को और ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिलता है। लेकिन इस चीज को जो संदीप ने गलत किया था वो पीएनजी की बेहतरीन बैटिंग ने वापस से ठीक कर दिया कि आपके बैट्समैन के जो टेस्ट की बात हम कर रहे थे वो पीएनजी के ज्यादा स्कोर करने की वजह से आखिरकार आपके बैट्समैन का टेस्ट जरूर हो गया, उस पर बात जरूर होगी। लेकिन पीएनजी ने आज पहले बैटिंग की, इतने खास मैं कहूंगा ओपनिंग स्टैंड इतना ज्यादा नहीं चला, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस आपको आज देखने को मिली है, जो हमने वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के वक्त भी देखा था, चार्ल्स अमीनी पीएनजी के लिए सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे थे, और अब यहाँ पर क्लियरली समझ आ रहा है कि चार्ल्स अमीनी भी असद वाला की तरह अब पीएनजी के लिए स्कोर्स करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, और कहीं ना कहीं ये पीएनजी के लिए बहुत बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट है कि अब उनके पास एक बैट्समैन जुड़ गए हैं। बिल्कुल थे चार्ल्स अमीनी कोई अभी के प्लेयर नहीं है, थे आउट ऑफ, बिल्कुल थोड़ा कलर में नहीं थे, थोड़े आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन अब जिस तरीके से वो कंटिन्यूसली रन बना रहे हैं, बहुत डेंजर कॉल साइन है ये बाकी अदर बॉलर्स के लिए, अपोनेंट बॉलर्स के लिए, कि असर बना तो थे ही, अब एक और जुड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे अच्छे रिजल्ट पीएनजी देखने में मिल सकती है। बैटिंग यूनिट में अच्छा करने को देखने को मिल सकती है आगे, जितना ज्यादा ये दोनों अच्छा करते हैं। बिल्कुल। चलिए सेकंड और एक प्लेयर जरूर पीएनजी के साथ जुड़ता हुआ जाना है। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 राउंड 10 अभी जुड़ा था, वहां पर आपको वापस से बता दें अगर आपको नहीं पता है तो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे वो पीएनजी के लिए, 130 के आसपास उन्होंने रन्स किए थे पीएनजी के लिए अपने 4 मैचेस में, और आज देखिए आज फिर उन्होंने 70 प्लस की एक जबरदस्त इनिंग खेल दी है। असद वाला की इनिंग को आप किस तरह से देखते हैं? वो तो लगातार पीएनजी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी फॉर्म शायद ही कभी गई हो, और आज भी उनके बल्ले से अच्छे खासे रन निकले हैं। और स्ट्राइक रेट पे क्या कहेंगे आप असद वाला और चार्ल्स अमीनी की, खास करके जिस डाउन पे आते हैं जो आप चाहते हैं? बिल्कुल सही, और ये बहुत बेस्ट तरीका है, इसलिए वो बिग टोटल पे पहुंचे हैं। आप देखिए इस स्ट्राइक रेट के साथ जब वो खेले हैं, ऑटोमेटिक है स्कोर कहाँ गया है। अगर आप 50-60 की स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, 40 की स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो कहीं स्कोर नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज 100 की स्ट्राइक रेट से असद वाला खेले हैं, 74 की स्ट्राइक रेट से चार्ल्स अमीनी खेले हैं, तो टॉप ऑर्डर ही जब इस तरीके से रन बनाएगा तो ऑब्वियसली है कि नीचे जाते जाते आपके विकेट बचेंगे, और फ्री होके जिस तरीके से हिटिंग हुई है नीचे जाकर वो बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शानदार हिटिंग की है, पर पेस रखा आके चार्ल्स अमीनी और असद वाला ने, विकेट नहीं गिरने दिए, एक झाड़ की तरह पतझड़ की तरह से कहते हैं, गिरते चले जाते थे पीएनजी के। जी हाँ बिल्कुल, और चार्ल्स अमीनी और असद वाला ने एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन जरूर टीम को दिया, 200 क्रॉस कराने में हेल्प की, लेकिन जो 250 का मार्क था और 292 तक पहुंचने का जो पीएनजी का परफॉर्मेंस था, उसको आप किस बैट्समैन को क्रेडिट देना चाहेंगे पीएनजी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए राइली रिक्यूर और नॉर्मन बनवा, इन दोनों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, निडर होके शॉट को देखकर, जगह को देखकर बहुत शानदार बैटिंग की है। नॉर्मल बनवा का स्ट्राइक रेट तो बहुत ही ज्यादा, क्लीन हिट भी है, बिल्कुल कि एक होता है ना हिटिंग करना और एक होता है क्लीन हिटिंग करना।
ना वो करके दिखाया दोनों ने। बिल्कुल सही, और इनकी वजह से बहुत ज्यादा स्कोर कहीं ना कहीं बढ़ गया। एक वक्त पे अगर ये आउट होते इनको रोका जा सकता था, बॉलिंग टाइट हो सकती थी, पर ऐसा होने नहीं दिया इन लोगों ने। इन लोगों की क्लिनिकल हिटिंग और रानी रिक्यूर की समझदारी की बैटिंग की वजह से भी बहुत बहुत बड़े टारगेट की तरफ पीएनजी चला गया। ट्यू का जो ग्राउंड है अमूमन लो स्कोरिंग रहा है और स्पिन फ्रेंडली भी रहा है, बॉलर्स को भी फेवरेट करता हुआ नजर आया है, लेकिन आज जो है वो जमकर रन निकले हैं। 292 रन पीएनजी ने पोस्ट किए, जो कि ट्यू ग्राउंड पे हाईएस्ट ओडीआई स्कोर है किसी भी टीम के द्वारा, और एट द एंड वही रहेगा। जी हाँ, क्योंकि वो सक्सेसफुली चेस डाउन नहीं हुआ, इसीलिए वही रहेगा। यानी ट्यू ग्राउंड पे हम कह सकते हैं कि पीएनजी ने ओडीआई का सबसे हाईएस्ट स्कोर लगाया 292 रन, जो कि पिछला था ओमान का, उसे बीट किया जिनका 276 रन फॉर 6 विकेट था। बॉलिंग के में बात करूं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि नॉर्मल ट्यू पिच ये नजर नहीं आ रही थी जो बॉलर्स को फेवर करती है, काफी ज्यादा फ्लैट पिच नजर आ रही थी। वहां पर इस बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप किसको कहेंगे कि चलिए इन्होंने इस रनों की आंधी में भी लगभग 600 रन पड़े दोनों तरफ से आसपास के करीब, इसमें भी वो अच्छी खासी बॉलिंग करा के निकल। बिल्कुल, और दीपेंद्र सिंह यानी कहीं ना कहीं वो है जिस तरीके से बहुत अच्छी बॉलिंग करा, बहुत अच्छी पूरे 10 ओवर में एक मैडन 32 रन 32 दिए और 2 विकेट भी उन्होंने निकाला। कहीं ना कहीं शानदार बॉलिंग कराई है, और बाकी बॉलर्स ने बिल्कुल भी अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं किया है जिस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म होना चाहिए था। शुरुआत में एक ब्रेक थ्रो मिला जरूर, पर वो बहुत लेट कहीं ना कहीं उसके बाद ब्रेक थ्रो मिला। बैटिंग ने पूरी तरीके से फेल कर दिया नेपाल की बॉलिंग को। ये रेयर ओकेजन है कि बॉलिंग नेपाल की नहीं चली कहीं ना कहीं, पर पूरी सुपर फ्लॉप नजर आई है। संदीप लामिछाने का हैरानी होती है, संदीप लामिछाने यहाँ नहीं चलते और बाहर जरूर चलते हैं, यूएई, ओमान हो या फिर कहीं और, उनका परफॉर्म जरूर होता है, पर यहाँ पर ईपीएल में भी देखा था हमने लास्ट टाइम परफॉर्म नहीं हुआ था उनसे। बिल्कुल, तो खैर ओवरऑल यहाँ पर बॉलर्स के लिए आज कुछ खास दिन नहीं था दोनों ही तरफ से। अगर मैं बात करूँ सेकंड हाफ में भी चलेंगे जरूर। 293 रन चेस करने के लिए उतरी नेपाल की टीम। डेफिनेटली पिच बैट्समैन को फेवर जरूर कर रही थी, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग से गुजरकर अभी आई थी नेपाल, इतना आसान ये स्कोर होने वाला नहीं था। काफी इसमें यंग प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया। देव खन्ना इसमें आए थे, पवन श्रॉफ इसमें थे, भीम शार्की इसमें थे, अनिल शाह विकेट कीपर इसमें थे। ओपनिंग करने के लिए कुशल भुर्तल और अनिल शाह यहाँ पर विकेट कीपिंग ऑप्शन लिया है। यार एक चीज मैं यहाँ पर वापस से नहीं समझ पा रहा हूँ, अपने लास्ट मैच में पवन श्रॉफ और कुशल भुर्तल से ओपनिंग कराई, शायद सोचा कि चलिए आसिफ से फॉर्म में नहीं है तो उनको आपने ओपनिंग कराई। अब इस मैच में वापस से आपने अनिल शाह से ओपनिंग करा ली। इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स ओपनिंग में, लेकिन दोनों एक्सपेरिमेंट्स अभी तक तो सुपर फ्लॉप हुए। जो आसिफ ऐसा क्या अलग नहीं कर पा रहे थे जो अनिल शाह और पवन श्रॉफ ने कर दी। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक तो वैसे ही छेड़ा आपने ओपनिंग पे, ये आपने सही कहा कि भाई आखिर हमें उसके साथ जाना है जो हम करना चाहते हैं। पवन श्रॉफ एक, अगर आप एक ओपनर के रूप में देखते हैं तो उनको लेके आना चाहिए। ये आपने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो ब्लंडर कहेंगे आप संदीप और कोचिंग की तरफ से, प्रोड्यूसर की तरफ से, कि ये आप कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है इस टीम को लेके। कोई जो थिंक टैंक आप जिसे कहेंगे कि हाँ कहाँ पर हमें किसे फिट करना है, कहाँ हमें किसे प्लेयर को बैठाना है, उसमें बिल्कुल सुपर फ्लॉप और जीरो नजर आ रहे हैं संदीप और प्रोड्यूसर की। आगे करें क्या, किस डाउन पे किस प्लेयर को खिलाएं, जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि सबसे पहले आपने एक लंबी ओपनिंग चल रही थी कुशल और आसिफ की, उसको आप लेके गए। आसिफ थोड़ा बहुत फ्लॉप हुए, उनके वजह से कुछ रन्स नहीं निकले तो आपने निकाल दिया। वो हजम नहीं हुआ कि इतनी जल्दी आपने पहले कैसे तैयार कर लिया कि आसिफ को आपने हटा दिया और फिर किसी और को लेके आ गए। चलिए आपने पवन श्रॉफ को पीएनजी के खिलाफ लेके आए, उन्हें लेके आए, वो नहीं चले। चलिए नहीं चले, एक मैच में कोई एकदम तीर नहीं मार लेगा। लेकिन और मैं हैरान हो गया कि आज फिर एक और अलग ओपनिंग पेयर आ रहा है अनिल शाह के रूप में। पवन श्रॉफ को आपने फिर ओपनिंग से हटा दिया, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। ओपनिंग की बात करें आज, अनिल शाह डेफिनेटली एंड शुरू में मैंने लगातार शुरू का फर्स्ट पावर प्ले लगातार मैंने पूरी बैटिंग देखी। अनिल शाह डेफिनेटली फुल स्ट्रगल कर रहे थे, बैट से उनके शॉट्स नहीं आ रहे थे, शॉट सिलेक्शन उसका खराब था। बॉल अंदर आ रही है वो बाहर बैट चला रहे हैं, बॉल बाहर जा रही है वो अंदर बैट चला रहे हैं, और लास्ट में जाकर 8 रन पे वो आउट हो रहा है। बिल्कुल सही बात है ना कि यही तो प्रॉब्लम है, जब अब इतनी जल्दी अचानक से इस तरीके से एक प्लेयर को ऊपर भेज देना, थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। जो आपने पिछले मैच में जिसको उतारा था भाई वो भी तो यंग है, वो एक मैच मतलब ये नहीं होता कि वो 100 मैच खेल गए हैं वहां, उनको उतारिए। वो क्या पता थोड़ा एडजस्ट कर लिया हो उन्होंने, 10% एडजस्ट कर लिया हो ओपनिंग में। आज उतरेंगे, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज उतरते तो 10% और कर लेते तो 20% का मामला हो जाता है कि आने वाले मैच में हाँ मैं 20% के साथ तैयार हूँ, अब ओपनिंग कर लूँ। और अब पवन श्रॉफ को ये नहीं पता कि मैं अगले मैच में ओपन करूंगा या थर्ड डाउन वापस या फिफ्थ डाउन आऊंगा।
ये चीज आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये चीजें बहुत जरूरी है। आप जब बड़े बड़े इवेंट्स में, वर्ल्ड लीग 2 जैसे इवेंट्स में खेलने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो खेल को एक्सपोज हो जाता है, तो समझने वाली बात है। कुशल गुर्जर काफी अच्छे उन्होंने आज शॉट्स जरूर लगाए हैं, कवर ड्राइव भी कुछ खेले हैं, मिड ऑफ में कुछ अच्छे शॉट्स, उनके अच्छे स्ट्राइक रेट का साथ रहना भी चाहिए। एज अ ओपनर आपका स्ट्राइक रेट, कुशल गुर्जर का स्ट्राइक रेट और अनिल शाह का स्ट्राइक रेट क्लियर बताता है कि 2 पोल्स अपार्ट स्ट्राइक रेट्स थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अनिल शाह को आपको मौके भी देने हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि ओपनिंग आखिर करवाना किससे। कभी आप पवन से कराना है, कभी इसमें पवन अनिल का कोई दोस्त नहीं है, यहाँ पर कोच और कैप्टन को मैं ज्यादा दोस्त दूंगा। खैर, एंड कुशल गुर्जर को एबव वेस्ट बॉलों में अभी भी दिक्कत हो रही है। हमने मैच में भी कहा था दिक्कत तो है उन्हें, उससे पहले भी जब वो आउट हुए उससे 1-2 ओवर पहले जब उनको ये वाली बॉल आई ना तो उन्हें खेलने में दिक्कत हुई, और फिर उन्होंने जाके अनिल शाह से कहा भी कि इस वाली बॉल में अचानक से जब आ रही है थोड़ा सा हो रहा है कुछ प्रॉब्लम। ये हमने बहुत बार नोटिस किया, आईपीएल में देखा है, वर्ल्ड लीग 2 में देखा है, टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर्स में भी देखा है। एबव वेस्ट बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ काम करने की जरूरत भी है। और एक चीज आप भी कह सकते हैं कि हाँ ये लाइफ टाइम रह भी सकता है। जी हाँ, होता है, बहुत प्लेयरों का होता है। रोहित शर्मा पुल पे आउट होते रहते हैं जरूर, और आप देखिए विराट कोहली भी कभी-कभी आउटसाइड स्टंप फेवरेट है, लेकिन कवर ड्राइव पे ही चौथे स्टंप पे आप बॉल डालिए तो देखिए हमने कितनी बार उन्हें आउट होते हुए देखा है। होता है, किसी प्लेयर के साथ कमजोरी तो होती ही है, खैर ऐसा नहीं है जी हाँ, लेकिन कमजोरी ना बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग उनके बल्ले से भी निकली, थोड़ी सी लॉन्ग जा सकती थी, लेकिन फिर भी एक अच्छी इनिंग उन्होंने खेलने की कोशिश की है। उसके बाद एंड ये एक जो नाइटमेयर है वो लगातार टीम के साथ जुड़ा हुआ है, वो है 1 डाउन में परफॉर्मेंस। दीपेंद्र सिंह एरी भी 2nd डाउन, एंड दीपेंद्र सिंह एरी भी जिस डाउन आ रहे हैं उनके बल्ले से लगातार रन निकल रहे हैं। लगातार 5वां फेलियर है ये दीपेंद्र सिंह एरी का वनडे में, खास करके 4 जो वर्ल्ड लीग 2 के मैचेस गए और एक यहाँ पर। उससे पहले दीपेंद्र सिंह एरी से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा देव खन्ना 45 रन पर 1 विकेट 9 ओवर, ये था स्कोर मेरे ख्याल से नेपाल का। देव खन्ना इतना खराब शॉट मारकर आउट हुए यार, कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? शॉट वो आपने भी देखा था, जैसे ही वो आउट हुए मैंने आपको तुरंत बुलाया कि यार देखिए शॉट खेलने का तरीका देखिए, नए हैं उसके लिए फुल नंबर, हाँ भाई अभी और मौके देने होंगे, लेकिन शॉट भी तो देखना होगा यार। नहीं देखिए यही तो है, जिम्मेदारी शुरू से ही निभानी है। ऐसा फिर तो वही बात होगी जो हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलना शायद ही 1-2 प्लेयर को आता है पूरी बैटिंग लाइन पे नेपाल के। बिल्कुल सही, और आप डाउन देखिए, 1 डाउन की तो इज्जत करिए, आप अपनी इज्जत छोड़ दीजिए, आप कहीं ना कहीं ये कह दीजिए कि हाँ मुझे इस डाउन पे आप मना कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं खेलना है 1 डाउन, बहुत ज्यादा बर्डन होता है इस डाउन पे। और एक ये गलती फिर से मैं कहूंगा बहुत कैप्टन फेलियर है और कोचिंग फेलियर है। पिछले मैच में हमने देखा आरिफ शेख यहाँ 1 डाउन आए थे और यहाँ पर अब देव खन्ना 1 डाउन आ गए। अरे जरूरत नहीं है, टीम में आप रखिए, लाइए, बिल्कुल लाइए, पर थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उठाया और 1 डाउन ले आए, थोड़ा सा तो नीचे करिए कि हाँ पहले हम आरिफ को, फिर एक आरिफ हुए, रोहित हुए, दीपेंद्र हुए, इनको थोड़ा देख के फिर हम थोड़ा नीचे जाएंगे, तब जाकर हाँ अच्छे स्ट्राइक रेट से, अगर बेहतर स्ट्राइक रेट से मारना चाहे वो रन तो मार सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 डाउन देव खन्ना को ये थोड़ा समझ से परे बिल्कुल, और बहुत ही खराब शॉट पे, गैर जिम्मेदार शॉट पे 9 ओवर में 45 रन 1 विकेट, हाँ जरूरत नहीं थी इस तरह की शॉट में, इस तरह की शॉट में वो आउट हुए, मिस टाइम हुए और सीधा आउट हो गए, स्ट्रेट के आसपास उनका, मिड ऑफ के आसपास उनका कैच लिया गया। चलिए उसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी की बात करूं यार, अभी ओडीआई में उनके बैट से बिल्कुल भी रन नहीं निकल रहे हैं और ओडीआई में वो लगातार रन नहीं कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। ये जो दिक्कत है ये कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कहा आरिफ को अगर 1 डाउन भेजा जाए, 2nd डाउन रोहित को भेजा जाए, 3rd डाउन कहीं ना कहीं अगर दीपेंद्र को कर दिया जाए तो इससे क्या होगा कि थोड़ी ओवर जो है काफी हद तक वो कम हो जाएंगे। और एक और बात क्या है कि उनके माइंड में ये कहीं ना कहीं घुसेगा कि हाँ अब शायद 20-25 ओवर बचे हैं, T20 का गेम आ गया है, ये एक बार ट्राई करके देखना चाहिए दीपेंद्र सिंह एरी के साथ। कि जैसे युवराज सिंह आते थे, मैं बहुत बड़े प्लेयर का नाम ले रहा हूँ कहीं ना कहीं, युवराज सिंह आते थे ऐसे डाउन पे कि 4थे पे या कहीं 5वें पे, इस तरीके से, तो ओवर काफी हो जाते थे उस टाइम पे। तो युवराज सिंह क्या तेज भी खेला करते थे कुछ, तो एक बार ये ट्राई करके देखिए कि 20 ओवर बचे हैं, 21 ओवर बचे हैं और 4थे डाउन या इस डाउन पर वो आ रहे हैं, तो एक बार ये भी ट्राई करके देखिए, जरूर हो सकता है कुछ ना कुछ। जी हाँ, ये सब चीजें हैं जो थोड़ी सी गौर करने की बात है। रन उनके बैट से निकलेंगे जरूर, लेकिन उनके पीरियड को शॉर्ट कर दीजिए बजाय लॉन्ग के, कहने का मतलब ये है। हाँ, ये एक बार अगर ट्राई करके देखें तो ज्यादा बेहतर हो सकता है और कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर दीपेंद्र सिंह एरी की तरफ से मिलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर अगर आप चले आप और जो यंग प्लेयर्स
इंक्लूड हुए थे इसमें भीम शार्की और पवन श्रॉफ की बात करूंगा। भीम शार्की जब रोहित पटेल के साथ थे, सबसे पहले रोहित और आरिफ की जो पार्टनरशिप हुई है वो बेहतरीन रही है। उन्होंने वर्ल्ड कप के मैच में या वहां पे भी एक शानदार पार्टनरशिप दी और मैच जिताया पीएनजी के खिलाफ। यहाँ पर भी जाहिर सी बात है, आप एक ही के ऊपर सारा ठिकाना नहीं बोल सकते कि इन्हीं की वजह से हारे हैं वगैरह वगैरह, यहाँ अलग चीजें होती हैं। आपको लगता है कि आरिफ शेख अगर थोड़ा बहुत और बेटर स्ट्राइक रेट से खेलते तो लास्ट में रिजल्ट हमें कुछ और देखने को मिलता? ये आपको बिल्कुल सही मुझे लगता है, मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि आरिफ शेख की स्ट्राइक रेट जो है वो जिस डाउन आए थे थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था जो वो कर रहे थे। नहीं जो वो कर रहे थे अभी इससे पहले, यहाँ थोड़ा सा स्ट्राइक रेट में कमी, आप क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल सही है, और कहीं ना कहीं शायद 50 के आसपास। नहीं बिल्कुल 54 का इनका स्ट्राइक रेट है, ये कम से कम 70 का होना चाहिए था, जिस तरीके से रोहित और जिस तरह से चार्ल्स अमीनी ने किया। नहीं जरूर 74 का उनका स्ट्राइक रेट था कहीं ना, और बिल्कुल था ही। और एक क्या था जब हमने देखा रोहित पटेल पहली बॉल पे सिंगल ले ले रहे हैं, बिल्कुल वो एग्जैक्ट सिंगल आरिफ शेख को लेने में लग जा रही है 3 बॉल 4 बॉल है एग्जैक्टली यही हो रहा था। वो एग्जैक्टली मैं भी उस वक्त वो मैच देख रहा था, एग्जैक्टली ये हो रहा था जब वो मान रहे अरे प्लेयर वो फिर आप यकीन नहीं करेंगे बॉल यहाँ है, स्लॉट पोजीशन पे है और वो डिफेंड कर दे रहे हैं उस बॉल को। तो कहीं ना कहीं ये सब थोड़ी बहुत चीजें हैं, आराम से स्ट्राइक रेट हो सकता, सिंगल तो आ ही सकता था, 2 बॉल रोककर एक सिंगल, फिर 2 बॉल रोककर एक सिंगल, इस तरीके से 4 बॉल रोककर एक सिंगल, ये कुछ ज्यादा ही। जी हाँ, और इसी वजह से चेस कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात आप चेस कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट टिक हो रहा है, ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, और इसी वजह से वो स्ट्राइक रोटेट करने में आज थोड़ी सी उनको दिक्कत हुई। इसी वजह से उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ता चला गया, बॉल का जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला गया रन्स की वजह से। और एक ऐसे ही सिंगल निकालने के चक्कर में, गैप निकालने के चक्कर में उन्होंने सीधा कैचों में माफ कीजिएगा हाथ में कैच दे दिया। तो वहां पर जो वो पार्टनरशिप टूटी, वहां पर एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि टीम जो है डाउनफॉल की तरफ जाने लगा। भीम शार्की आए, उन्होंने कुछ रन्स मारने की कोशिश की, 6 मारा, वो भी उसके बाद आउट होते हुए चल दिए। और रोहित पटेल की जो इनिंग है सिंगल हैंडेडली लेके जा रहे थे वो, एक वक्त ऐसा हो गया था पीएनजी वर्सेस रोहित पटेल। बिल्कुल सही कहा, 117 का स्ट्राइक रेट, ये वो प्लेयर हैं एग्जैक्ट कुशल भुर्तेल, और एक ये जो बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, जबरदस्त है। समझ में नहीं आता ये आज भी बेहतर है, नहीं सिर्फ आज उनसे रोटेट स्ट्राइक नहीं हुआ, ये 3 तो है ही जबरदस्त, कोई डाउट नहीं है, बहुत शानदार टीम के लिए रन बना रहे हैं, इससे बड़ी बात और नहीं है। लेकिन रोहित पटेल अलग ही पिच पर नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि वो कहीं रोड पर खेल रहे हैं जहां पर उनको ना कटेगी ना कुछ होगा, सीधा बैट पे आएगी, उनको कोई डिफिकल्ट नहीं होता। 100 रन के स्ट्राइक रेट से रन मारना मिडिल ऑर्डर में आकर, ये बहुत शानदार है, बहुत शानदार एफर्ट कर रहा है। और अब यहाँ पर बात कर ली जाए यार, जो रोहित पटेल जिस तरह से आउट हुए हैं, बिल्कुल या तो वो रन आउट डिजर्व करते थे अगर रन आउट होते तो होते, या फिर किसी इसी तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग जो और कैच जो की है चार्ल्स अमीनी ने, आज क्या कहेंगे उस कैच के बारे में? वो लाइव हमने जब देखा हैरान रह गए कि, और रोहित पटेल खुद हैरान थे कि क्या अजीब सा कैच और आउटस्टैंडिंग कैच वो उन्होंने चार्ल्स अमीनी ने आज की। बिल्कुल सही, बिल्कुल, और इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता था। आपने बिल्कुल सही कहा, इनह्यूमन कैच थी वो, पीछे से पूरे उड़कर मिड विकेट पर उस कैच को वो लेके आए, कहीं ना कहीं बेहतरीन कैच थी, और वही चीज उन्हें आउट कर सकती थी और कुछ नहीं कर सकती। और कहीं ना कहीं पीएनजी को जो मैच में वापस लेके आए वो कैच था, वो कैच आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच था पूरी तरह से। इतने 500 550 रन बनने के बाद उस वक्त जाकर मैच का टर्निंग पॉइंट आया जब चार्ल्स अमीनी ने एक बेहतरीन रोहित पटेल का कैच पकड़ा, उसके बाद रिक्वायरमेंट बढ़ता चला गया, विकेट गिरते चले गए। यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, पवन श्रॉफ का जो गैर जिम्मेदाराना शॉट था उसके बारे में। 42 बॉलों में 53 रन चाहिए थे, रोहित पटेल ने एक ओवर पहले ही एक छक्का और एक चौका लगाया था। 42 बॉलों में 53 रन, आपके सामने नॉन स्ट्राइकर, इन पे कोई एक प्लेयर शतक मार के खड़ा है और आप जिस तरह आप छक्के के लिए जा रहे हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नए प्लेयर है, मौका मिलेगा, वक्त देंगे, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा सिचुएशन को भी तो समझना है कि आपके सामने सिचुएशन क्या है। ये तो एक बेसिक चीज है, 42 बॉलों में 53 रन मुझे मारने की क्या जरूरत है? ये तो हर जगह सिखाया जाता है। नहीं, ये इस पे क्या मैंने फिर उसी में आऊंगा कहीं ना कहीं कि इस पे अब कोच और कप्तान का काम, बिल्कुल वो हम लगातार कह रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर डिसिप्लिनरी वे में काम करवाना होगा। अनिल शाह हो गए, भीम शार्की हो गए, पवन श्रॉफ, देव खनन, इन लोगों से थोड़ा डिसिप्लिनरी वे में काम कराना होगा, थोड़ा सा डांट कर, थोड़ा सा इस तरीके से कहीं ना कहीं एक, क्योंकि प्रोड्यूसर कोच है टीम के और संदीप कप्तान है टीम के, तो उस पोस्ट को इज्जत में रखते हुए इनको थोड़ा सा बात करनी होगी कि आप टीम में है, आप नेशनल टीम में खेल रहे
रहे हैं इस तरीके से काम नहीं चलेगा, इस तरीके से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। हमने उम्मीद से आपको लाए हैं तो थोड़ा बहुत वहां पर दिखाइए कि आप में भी कुछ दमखम है, आप में कुछ है। और बिल्कुल है, ऐसा नहीं है हर प्लेयर में कुछ ना कुछ होता है, दम है, इसलिए आप टीम पर है, पर कुछ दिखाइए जरूर जिससे हम आपको आगे रखें। इस तरीके से बहुत एक्शन होना चाहिए। मैच से पहले संदीप लामिछाने ने भी कहा था कि ज्ञानेंद्र मल्ल और विराट को लेकर जो एक्सक्लूजन था उसमें उन्होंने कहा था कि हम ये देखना चाहेंगे कि यंग प्लेयर्स को मौका देकर कि वो किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को ग्रैब करते हैं और स्कोर करते हैं अपनी टीम के लिए और सिचुएशंस में परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो ये वक्त था यहाँ परफॉर्म करने का। पहले दिन चलिए, एक मैच में कोई एकदम से स्टार नहीं बन जाएगा, आपको धीरे धीरे इस पे काम करना है, लेकिन यहाँ पर कोच और कैप्टन का काम ज्यादा बढ़ता है। यंग प्लेयर्स के आसपास रहना, उनसे काम निकलवाना, अब वो देखना होगा कि स्पिन गलतियों पे काम कितना होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गलतियां करते हैं लेकिन उस पर काम भी करना होगा। आप ये मत सोचिए कि गलतियां नहीं अगले दिन आके हम सब ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला, आपको काम भी करना होगा उन गलतियों पे। लेकिन ओवरऑल पीएनजी बेहतरीन जीत दर्ज करी है यहाँ पर, बहुत ही शानदार जीत करी है 6 रन से। यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस पीएनजी को, बहुत ही शानदार जीत। एंड छोटा सा एक सवाल ध्यान से पूछना चाहूंगा, पीएनजी को अब थोड़ा सा स्पेशलिस्ट स्पिनर की तरफ ध्यान देना चाहिए, कमी क्लियर खलती है। बिल्कुल, असद वाला ही अकेले पड़ जाते हैं। आज भी उन्होंने टीम की इकोनॉमी से रन दिए, 10 ओवर में 2 विकेट निकाले 30 रन के ऊपर। सही कहा आपने, बहुत ज्यादा कमी है, इसको जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी कहीं ना कहीं। पर आपके पास अच्छे पेसर है, ठीक है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छे इनके पास पेसर्स हैं, फील्डिंग टॉप क्लास है। एक अच्छा स्पेशलिस्ट स्टाइल बीच में आ जाए तो ये अच्छे खासे दूसरी टीम के रनों में भी कंट्रोल कर सकती है कहीं ना कहीं। ये आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत जरूरत है स्पिनर की। बिल्कुल। और आपके मैन ऑफ द मैच? बिल्कुल कहीं ना कहीं रोहित पुड़ैल, जिस तरीके से ऐसा है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके की उन्होंने इनिंग खेली है, मिडिल ऑर्डर में आकर शतक जमाया और 100 के स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन किया और एक एटीट्यूड नजर आया उनके बल्लेबाजी पे कि हाँ मैं बहुत 70 के बाद ज्यादा एटीट्यूड था उनके टॉप बैट्समैन, ऐसे लगता है फुटबॉल खेल रहे हैं। टॉप एटीट्यूड मतलब इस तरीके का कि हाँ मैं बैट्समैन हूँ, एक क्वालिटी बैट्समैन हूँ, क्लास है, ऐसे में आउट नहीं होऊंगा। ये वो एटीट्यूड है, वो मत सोचिएगा कि वैसा एटीट्यूड क्या है कि उसमें आ गए घमंड में, बिल्कुल नहीं, टॉप एटीट्यूड देखने लायक, पॉजिटिव एटीट्यूड जिसे हम बिल्कुल बिल्कुल सही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एनालिसिस को। लेकिन ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त मैच आज देखने को मिला है। यहाँ ये अगर बात करूं मैं ओडीआई में, ऐसा नेपाल में सबसे हाईएस्ट स्कोर अगर किसी बैट्समैन का है तो रोहित पटेल का, इससे पहले आकिब इलियास का था 109, वो भी उन्होंने तोड़ा। तो यहाँ पर काफी सारे आज रन्स बटोरे गए इस मैच में और ये हमारा एज अ इंटरनेशनल पहला टीम में मैच था जो हमने देखा, क्योंकि टीम में हमने अभी तक कोई ओडीआई मैच या फिर इंटरनेशनल मैच अभी तक नहीं देखा था। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि इससे पहले ईपीएल तो देखा था, लेकिन ये पहला इंटरनेशनल मैच कोई देखा हमने लाइव टीवी पे। बस जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म, बहुत अच्छा लगा भी, और जो फैंस आए थे उनको देख के यही सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है नेपाल के क्रिकेट में कि आपके पास फैंस है। बिल्कुल फैंस है, इतना अच्छा लगता है। बाकी टीमों भी आपको देखती है, अहमद रजा ने भी अभी फैंस से इंटरेक्ट किया था नेपाल के, तो है ही नहीं फैंस। तो नेपाल इतना लकी है कि उनके पास इतने चाहने वाले फैंस हैं, सच में मजा आ जाता है फैंस। बस यही उम्मीद होगी कि कोच, कैप्टन और प्लेयर्स से कि उनको जस्टिस करिए, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो फॉलोअरशिप है उसके साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखना होगा कल किस तरह से नेपाल वापसी करता है पीएनजी के खिलाफ। बहुत जबरदस्त मैच होगा, क्योंकि 1-0 से होम टीम नहीं, विजिटिंग